आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब कंपैरिजन बिटवीन ADFIA वर्सेस ADMOD। तो इसमें हम बुनियादी तौर पर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये दोनों जॉब किस तरह से डिफर्स करती हैं और इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो एक कंप्लीट गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे, इनके बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे और इसके अंदर जो खूबियाँ हैं उनके ऊपर बात करेंगे और जहाँ तक हो सके इनकी खामियों के ऊपर भी बात करेंगे। और हम एक स्कोरिंग मेथड के थ्रू इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि स्कोर देंगे कि कितना अच्छा स्कोर है किस जॉब का और कितना स्कोर कम है दूसरी जॉब का। तो इस तरह से कैंडिडेट्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी जॉब जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और कौन सी जॉब उनकी प्रेफरेंस में कम है। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में हमारे साथ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो ADFIA की जो अपॉइंटमेंट होती है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर इसको शॉर्टली डिकोड करने की कोशिश करें तो सबसे पहले वन पेपर MCQs होता है जिसके अंदर 100 MCQs आते हैं, जिसमें 20% पोर्शन इंग्लिश का होता है और 80% पोर्शन जो है वो आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ का होता है। तो उसमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स और इंग्लिश बाकी वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जब आप 100 MCQ पेपर दे लेते हैं तो उसके बाद आपके शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। किसके लिए? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में दो चीज़ें ज़्यादा फोकस होती हैं। एक होती है आपकी इंग्लिश कंपोजिशन एंड कम्प्रीहेंशन और करंट अफेयर्स, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो आपकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग स्किल्स होती हैं बेसिकली डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो उसके बाद आपकी आ जाती है शॉर्ट लिस्टिंग, फिर होती है अगेन शॉर्ट लिस्ट लगती है आपकी, और आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपकी अगेन कॉल आती है इसके लिए। डिस्क्रिप्टिव के बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो आपकी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। इंटरव्यू में फिर जब लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उसमें जो टॉप मेरिट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है और सिलेक्शन के साथ ही उनका मेडिकल आ जाता है, वो मेडिकल भी साथ करवाते हैं। तो अब बात करें अगर AD MOD की, तो MOD की जो सिलेक्शन है वो MOD खुद कंडक्ट करवाती है और वो NTS के थ्रू यूजुअली कराते हैं। और भी एजेंसी हो सकती है लेकिन यूजुअली जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो NTS के थ्रू ही होता है। तो उसमें ये होता है कि इनिशियल टेस्ट जो होता है उनका 200 MCQs का होता है, जबकि FIA का 100 MCQs का था, इनका 200 MCQs का होता है। इसमें जो सब्जेक्ट वो ऐड करते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज जो होती हैं उनको ऐड करते हैं। सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, क्रिमिनोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स को। और इंग्लिश की भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो उन लोगों ने रखी होती है इस अपने जो उनका MCQs पेपर है। तो उसके बाद जब MCQ पेपर हो जाता है तो उसके बाद फिर वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए कॉल करते हैं। फिर उसके डिस्क्रिप्टिव के बाद फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आपकी साइकोमेट्रिक्स टेस्ट होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है आपके, आपको डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो जिस तरह ISSB के अंदर आपको साइक टेस्ट होता है सेम उसी तरह का होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फॉर्म फिलिंग होती है, सेंटेंस कंप्लीशन होती है और पिक्चर वगैरह के हिसाब से स्टोरीज लिखनी होती हैं। उसके बाद वो साइकोलॉजिकल जब असेसमेंट हो जाती है उसके बाद फिर उनकी जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर इंटरव्यू की कॉल आती है। और इंटरव्यू से पहले बाज़ वो देखा जाता है कि वो इंटरव्यू से पहले बाद दफ़ा बच्चों को कॉल कर लेते हैं मेडिकल के लिए अगर वो रिक्वायरमेंट का, या फिर उनको इंटरव्यू के फ़ौरन बाद उनको कॉल्स आ जाती हैं मेडिकल के लिए। तो उसके बाद फिर उनकी इंटरव्यू के बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है, जो टॉप मेरिट कैंडिडेट्स उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये तो बात हो गई इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं इन दोनों जॉब्स को, के बेनिफिट्स और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सैलरी की तो ADFIA की जो सैलरी है ये असल में बेसिकली आपको ना नेट फिगर्स इस तरह से नहीं है कि आप इनको कहने कि ये कोई 100% पैमाना है। बेसिकली ये रफ एस्टिमेट्स हैं जो मैंने देखा है सैलरी स्लिप्स के थ्रू, और उनसे अंदाज़ा लगाया कि ये एक एवरेज है, अब वेटेज मैं बता रहा हूँ आपको। तो ADFIA की जो एवरेज सैलरी है ये कम न, इससे कम भी हो सकती है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, बस इसी वेटेज के दरमियान है। वो है 1,20,000 के राउंड अबाउट होती है। ठीक है, और ये स्कोर बड़ा अच्छा है। AD का ग्रेड 17 के अंदर इतनी सैलरी होना बड़ा अच्छा स्कोर है, तो इसको मैंने 10 आउट ऑफ 10 नंबर दिए हैं। इसी तरह अगर अब बात करें AD MOD की तो उनकी 1,10,000 की राउंड अबाउट होती है। तो ये अगर ADFIA के कंपेयर में देखें तो उससे कम है, तो डेफिनेटली इसका स्कोर कम है। अगर अथॉरिटी की बात की जाए तो ADFIA को मैंने 20 आउट ऑफ 20 दिए हैं, क्योंकि इनके पास फार्मल अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इनफॉर्मल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर्मल अथॉरिटी वो जो इनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होती है, और इनफॉर्मल वो होती है जो इनकी पर्सनल गट्स और एबिलिटी से ये गेन कर लेते हैं।
तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं क्योंकि इनके पास हर तरह का मतलब कि पावर होती है। अरेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रायल भी करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करवा सकते हैं और समन भी करवा सकते हैं किसी भी बंदे को, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के सिलसिले में। उसके अलावा इनके पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लोगों की सर्विलेंस करना, उनकी ट्रैक रिकॉर्डिंग करना, उनकी मतलब हर तरह से उनकी और इनफॉर्मल में ये कि डिपार्टमेंट के अंदर इनकी जो असर रसूख होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर बात करें एडीएमओडी की, तो उनको मैंने 16 आउट ऑफ 20 दिए हैं क्योंकि उनके पास फॉर्मल अथॉरिटीज़ जो हैं, जो एफआईए के मुकाबले में वो कम होती हैं। क्योंकि उनका एक पार्टिकुलर सेट के अंदर ही वो काम करते हैं, पार्टिकुलर उनके रेलिवेंट टास्क होते हैं, ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा वो नहीं जाते। तो इसमें से उनके पास जो फॉर्मल पावर्स हैं वो भी बड़ी लिमिटेड नंबर्स ऑफ आप कह सकते हैं कि उसमें होती हैं। और जो इनफॉर्मल होती हैं, उनकी जो अपने पर्सनल गट से वो गेन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास इस तरह के लोगों के वीक पॉइंट्स भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल लोगों के भी और डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठे लोगों के भी, उनके बारे में सर्विलेंस करते हुए, उनकी रैकी करते हुए। तो ये चीज़ें मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाती हैं कि उनके पास इनफॉर्मल पावर अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बनिस्बत फिर भी बहरहाल वो एफआईए से उनकी कम ही होती है। अगर जॉब बिज़नेस की बात करें तो एफआईए का जो स्कोर है वो 7 आउट ऑफ 10 है क्योंकि जॉब आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा कोई लग्ज़री जॉब है तो इसमें आसानी भी होगी। तो ये हाँ, कहीं आसानी है बनिस्बत एमओडी के, एडी के, इनकी जॉब में काफ़ी ईज़ीनेस होती है, इनके पास वर्किंग स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है, अवेलेबल होता है, इनके जो टास्क होते हैं वो बड़े इस तरह से होते हैं कि वो डिफ़ाइंड चीज़ें होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है, तो उनको ज़्यादा डिफ़ाइन करने में इश्यूज़ नहीं आते। और उसमें जो पर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं वो एक खैर वो बहरहाल एक लिमिटेड नंबर में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उनके लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि डिफ़ाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन होने की वजह से उनको चीज़ें ज़्यादा आसानी से वो समझ लेते हैं और फ़ौरन उनको पिक कर लेते हैं क्योंकि अदालतों का काम होता है। उसके अलावा टेक्निकल काम है अगर, तो उसमें भी, और अगर इमिग्रेशन विंग का काम है या अगर नारकोटिक्स वगैरह से रिलेटेड कोई की टास्क मिला हुआ है या कोई पर्सनल गवर्नमेंट के एस्पायरेशन के हिसाब से कोई अगर टास्क दिया हुआ है तो वो उसमें सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो बहरहाल वो ज़्यादा आसान हो जाता है काम करना वहाँ पे। और अगर एडीएमओडी की बात करें तो वहाँ पे जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वो ज़्यादातर वो क्लियर नहीं होते और उसमें आपने जो एमपीएमएल है उसके हिसाब से कहीं न कहीं आपने देखना होता है, लेकिन चूँकि आप टोटली यूनिफ़ॉर्म पर्सन नहीं होते तो आपके ऊपर वो भी कोई ख़ैर इतना 100% तो इम्प्लाई नहीं हो रहा होता। तो उसके अलावा आपने चलना होता है अपने सीनियर्स कमांडर्स के एस्पायरेशंस के हिसाब से, डायरेक्टिव्स के हिसाब से, तो वो चीज़ें वहाँ पे बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं क्योंकि उनमें एस्पायरेशन के साथ आपकी मेंटल एबिलिटीज़ और गट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं और आपने बहुत सारी जगहों पे अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ के साथ काम लेना होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें, और एक चीज़ और कि बाज़ दफ़ा एडीएमओडी में आपके पास गिवन स्टाफ भी नहीं होता, तो आपने खुद काम करने होते हैं बैठ के दफ़्तर में। इवन कि अगर आपको पेपर भी टाइप खुद करना पड़ जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी बड़ी मुश्किल हो जाती है और आपको रात के टाइम पे किसी टाइम पे भी आपको बुला सकते हैं, आप आ जाएँ जी। बनिस्बत है ये कि एफआईए में ये काम होता है लेकिन बड़ा लिमिटेड नंबर में है। तो इसमें से मैंने उसको बहुत कम नंबर दिए हैं, 4 आउट ऑफ 10 दिए हैं। इसके बाद अगर बात करें पोस्टिंग चॉइस की, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कम होती है क्योंकि दोनों ही फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, तो इनमें जो पोस्टिंग चॉइस है वो बहुत कम है। लेकिन बहरहाल एडीएफआईए इसमें फिर आगे आगे है क्योंकि एडीएफआईए को यूजुअली जो टेन्योर्स गुजारने को मिलता है तो वो अपने ही मुतलका एरियाज़ के अंदर ही ज़्यादातर, या अपने मुतलका जोन्स के अंदर, या अव्वल तो वो प्रोविंस के अंदर ही रहते हैं या उनको डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है। बहुत कम चांसेस में होता है कि वो फेडरल में जाते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही होम स्टेशन में पड़े रहते हैं। उनकी रोटेशन होती रहती है लेकिन नंबर ऑफ़ जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है कि उनको ज़्यादा दूर इलाकों में भेजा जाए। तो अगर वो चले भी जाएँ तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी असाइनमेंट्स भी होंगे तो वो चले जाएँगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर उनको होम स्टेशन के करीब ही रखते हैं। और अगर ऑन द अदर हैंड एडीएमओडी की बात करें तो इसको मैंने 4 आउट ऑफ 10 स्कोर दिया है क्योंकि ये लोग जो है ना, ये इनकी जॉब बड़ी, क्योंकि मिलिट्री सेटअप में ये इनका काम होता है तो इनके साथ जो है ना नरमी का मामला, जो पोस्टिंग मामले वो नहीं है। इनको घूमना पड़ता है, इनको ग्वादर भी जाना पड़ेगा, पसनी भी जाना पड़ेगा, इनको बलूचिस्तान के एरियाज़ भी घूमने पड़ेंगे, इनको सिंध के इलाकों में भी जाना पड़ेगा, इनको पंजाब भी घूमना सारा पड़ेगा। अगर केपीके का बंदा है तो उसको मतलब कि वो उसको पंजाब भी आना पड़ेगा, हर जगह उसको घूमना पड़ेगा। तो इस मामले में एडीएमओडी को जो पोस्टिंग चॉइस है वो बहुत कम मिलती है। अगर जॉब अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, जिसे कहते हैं जॉब में पूछ-गछ होना, जॉब में
जवाबदेही होना। तो एडीएफआईए की जवाबदेही तो बहरहाल है, क्योंकि ऑफ़िसर्स हैं तो उनको जवाबदेही भी करनी होती है, जितने भी केसेस होते हैं रेलेवेंट होते हैं। लेकिन उनकी जवाबदेही में उनके साथ जो मामला है वो बड़ा हद तक नरमी वाला किया जाता है। सीनियर जो हैं वो काफ़ी लीनिएंट होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड एडी एमओडी में इस तरह की कोई कहानी नहीं होती, क्योंकि सारा मिलिट्री सेटअप होता है। तो अगर आप कहीं पे गफलत बरतते हैं, अगर अपनी काम में कहीं न कहीं आपने कोताही कर दी है, या आपने सही तरीके से अपने रेलेवेंट टास्क को नहीं सरअंजाम दिया, तो आपको जवाबदेही भी करनी होगी, आपको रिटन में भी एक्सप्लेनेशन भी मिलती हैं और आपने वो चीज़ें करनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एडीएफआईए में ये मामला बहुत सीवियर लेवल के केसेस में होता है, लेकिन छोटी-छोटी बातों पे नहीं होता। उसके बाद अगर प्रमोशन की बात की जाए तो एडीएफआईए की कदरे बेहतर है प्रमोशन, जो वो तकरीबन 8 से 10 साल के दौरान वो जो है ना वो बन जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर। जबकि एडी एमओडी जो हैं उनकी प्रमोशन बड़ा डिले हो जाती है। मिनिमम तो अब 10 साल तो करनी पड़ेगी, बहुत आउटस्टैंडिंग क्लास अगर आप हैं फिर भी, तो 10 साल के बाद ही आपको जाके मिलेगा प्रमोशन। तो इस मामले में मैंने स्कोर एडीएफआईए को ज़्यादा दिया है, तो वो ज़्यादा बेहतर है इस मामले में, जबकि एडीएमओडी इस मामले में थोड़ा पीछे है। अब अगर बात कर लें फैमिली बेनिफिट्स की, क्योंकि जॉब्स के साथ हम बंदा फैमिली की भी फैसिलिटीज़ को देखना पसंद करता है, तो एडीएफआईए को मैंने 7 आउट ऑफ 10 दिए हैं, क्योंकि इनका मेडिकल प्राइवेट करवाते हैं ये लोग अपनी जो पैनल पे अगर कोई हो हॉस्पिटल तो ठीक है, अदरवाइज़ अपने सेल्फ वो बंद करते हैं जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं। और चिल्ड्रंस एजुकेशन ये भी सेल्फ अफोर्ड करते हैं। और अगर एडी एमओडी की बात करें तो इनका जो मेडिकल है वो सीएमएस से इनको ऑथराइज होता है, फैमिली का भी, बच्चों का और वालदैन का। और इनको मतलब ये बहुत बड़ी सहूलत है कि सीएमएस से मेडिकल की जो है। उसके अलावा इनके बच्चों को एपीएस में एडमिशन हो जाता है इनका, ठीक है, उसमें भी बहुत बड़ी सहूलत है। पीएफ आर्मी नेवी वहाँ उनके जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे लोअर टोपा वगैरह हो गया, सरगोदा हो गया, या हसन अब्दाल, या नेवल कॉलेज सांगड़ हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी सहूलत है। उसके अलावा जो है ग्रांट्स हैं एमओडी की, वक्ता फ़वक्तन वो ग्रांट्स भी देते रहते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह भी अनाउंस करते रहते हैं। तो ये बड़ी सहूलत है कि जो एमओडी के ईडी है उनको अवेलेबल होती है ये चीज़। उसके बाद अगर दीगर सहूलियात की बात की जाए, एडीएफआईए के पास पावर है, प्रेस्टीज है, रिकॉग्निशन है, उनको एचबीए के एजीपीआर से उनको हाउस बिल्डिंग अलाउंस मिलता है, उनको कार लोन भी मिल जाता है, ये विदाउट इंटरेस्ट होता है अगर वो अपने जीबी फंड से अगर इंटरेस्ट हटवा देते हैं। उसके अलावा दीगर अलाउंसेस भी उनको मिलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, हार्ड एरिया अलाउंस है, ठीक है। और स्पेशल जो उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर भी उनको अलाउंसेस मिलते हैं, या उनकी अगर उनको कोई टास्क मिला हो तो उसके ऊपर भी उनके अलाउंसेस वगैरह होते हैं, और बहुत सारे इनके सोर्सेज होते हैं अलाउंसेस जनरेट करने के। उसके अलावा सर्विस व्हीकल भी इनको मिलती है, ठीक है। और पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, पार्टिकुलरली एफआईए के एडी जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक इनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं। और अगर एडी एमओडी की बात की जाए तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, प्रेस्टीज होती है, रिकॉग्निशन होती है इनकी भी काफ़ी ज़्यादा, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी और लोगों के साथ भी। पार्टिकुलरली जो मेन की पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं उनके साथ भी इनके दुआ सलाम बन जाते हैं। उसके अलावा ये सीएसडी की सहूलत अवेलेबल होती है, स्पेशल अलाउंसेस इनको भी मिलते हैं, हार्ड एरियाज अलाउंस हो गया, हाउसिंग स्कीम्स आती हैं एमओडीज़ की, या जिस एफिलेटेड डिपार्टमेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स अगर इनकी कोई है अपॉइंटमेंट चल रही है या डेपुटेशन चल रही है तो वहाँ पे वो इंटाइटल्ड हो जाते हैं, वहाँ से भी इनको बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। इस तरह और बहुत सारी सहूलियात हैं जो एडी एमओडीज़ को भी मिलती हैं। तो ओवरऑल ये हमारा डिस्कशन था आज के जो इस टॉपिक के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।